नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। ईसीबी की तरफ से राहत पैकेज जारी रखने के संकेत के बाद यूरोप के बाजार में 2.5% का उछाल, लेकिन अमेरिका में दिखा काफी उठापटक का दौर। डाउ रहा एकदम फ्लैट। अंत में एशिया बाजारों के गिरावट के साथ शुरुआत। चीन के बाजार आज फिर बंद। सिप्ला खरीद सकती है टेरो ड्रग्स का अमेरिकी बिजनेस। 50 से 55 करोड़ डॉलर में हो सकता है सौदा। मैट को लेकर चल रहे विवादों पर सरकार ने लगाया फुल स्टॉप। सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी कर चल रहे मामलों को बंद करने का दिया निर्देश। देश में बड़ी सूखे की चिंता। मौसम विभाग ने कहा सामान्य से 12% कम हुई बारिश। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक देश भर में सामान्य से 17% कम हुई बारिश। काले धन पर वित्त मंत्रालय ने जारी की दूसरी बार सफाई। ब्लैक मनी बताने वालों के नाम गोपनीय रखने का दिया भरोसा। ई वॉलेट, वर्चुअल कार्ड को भी माना जाएगा बैंक खाता। कल भारतीय बाजारों में अच्छी खासी रौनक। 300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा सेंसेक्स ने दिखाया। 7800 के ऊपर दिन की समाप्ति निफ्टी की रही है और बैंक निफ्टी ने फिर से जमकर खरीदारी दिखाई है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से यूरोप से संकेत काफी बेहतर है। वहीं चीन के बाजार याद रखिएगा आज फिर बंद है। तो किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा और क्या संकेत ले हम इंटरनेशनल ट्रेड से? आशीष हमारे साथ है। आशीष, यूरोप में जहां पर उछाल था, अमेरिका में काफी वॉलेटिलिटी। स्टार्ट अच्छी थी वैसे, लेकिन ये सच है दिन के पूरे गेन्स अमेरिका में वाइप आउट हो गए और ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। इनफैक्ट नैस्डैक तो आपकी स्क्रीन पर, हालांकि आउट परफॉर्मेंस था ऑफ लेट, 1/3% के आसपास की कमजोरी। डाउ और S&P जरूर हल्के हरे निशान पे। एक समय जब ईसीबी का आउटकम आया था, मैं आगे डिटेल में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो अच्छा मोमेंटम था अमेरिकन मार्केट्स में। लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, अस्थिरता थी, और दूसरी दिक्कत की बात ध्यान रखें, आज जॉब्स रिपोर्ट आनी है, उससे पहले कंफ्यूजन और नर्वसनेस थी। जो सितंबर 17 को आउटकम आना है फेड की बैठक का, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आ जानी है, और उससे पहले यहां पे दबाव आया, तो मुनाफा वसूली का दबाव आया और फाइनली कमजोरी के साथ क्लोज। यूरोप अच्छा था जैसे आपने हाईलाइट करा, 2 से 2.5% के आसपास का उछाल। ईसीबी की जो मीटिंग थी उसमें दरों में कोई बदलाव नहीं, हालांकि वो वाइडली एंटिसिपेटेड था, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ईसीबी ने एक घोषणा कर दी है, इंडिकेशंस दे दिए हैं कि वो स्टिमुलस और इंजेक्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन अभी भी कमजोर है। इनफैक्ट कल उसने जो पब्लिक सेक्टर परचेज प्रोग्राम होता है, यानी कि यूरो एरिया के जितने सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, और जो वहां पे लोकलाइज एजेंसीज हैं, उनके जो बॉन्ड जारी होते हैं उसको खरीदने की जो दर है वो बढ़ा दी गई। ऑलमोस्ट 9% बढ़ाई है, 25 से बढ़ाकर 33%। तो एक इंडिकेशन है कि ईसीबी और स्टिमुलस इंजेक्ट कर सकता है, और इसीलिए अच्छा मोमेंटम था। एशिया में कल हमने देखा था रिलेटिवली कामर ट्रेड से, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी क्योंकि चीन बंद था। चीन ध्यान रखें आज भी बंद रहेगा, 2 दिनों की मार्केट हॉलिडे थी। हालांकि आज क्यूज मिलेंगे क्योंकि हांगकांग के मार्केट्स आज खुलेंगे कल के मार्केट ऑफ के बाद। ईसीबी के आउटकम के बाद एशिया को आज रिएक्ट करना था, लेकिन कमजोरी के साथ ट्रेड्स हैं। ये ज्यादा दिखा रहा है कि हम शायद यूएस में जो मुनाफा वसूली आई, यूएस में जो फ्लैटिश रुझान था, उस पर ज्यादा इस समय रिएक्ट कर रहे हैं। तो एशिया आज कमजोरी के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लाल निशान में ट्रेड्स हो रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद 1/3% के आसपास इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में शायद शुरुआत हो। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। मार्केट्स कैसे पड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के इन संकेतों को, और कल की तेजी क्या टिकाऊ रह पाएगी? अनिल सिंह भी हमारे साथ है, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर। अनिल, गुड मॉर्निंग। लगभग 18 अंक नीचे 7823 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आज इंडियन ट्रेडर्स क्या कल की तेजी को बढ़ा पाएंगे? मुश्किल लगता है। हालांकि डेटा काफी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार में खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली रुकती हुई नजर आई, और डोमेस्टिक फंड्स भी अच्छा खरीदारी करते हुए दिखे। लेकिन दिक्कत हर्ष रही है कि इस वक्त बाजारों के लिए बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स का है। अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से ठंडे होते हैं, जिस तरह से संकेत मिल रहा है अमेरिका में, उम्मीद ये लग रही थी कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन दिन के लो पॉइंट पर जाकर बाजार बंद हुए। शायद यूरोप में उसका असर आज दोपहर के बाद देखने को मिले। तो और वीकेंड सेशन है, और मंडे को चाइना के बाजार छुट्टियों के बाद खुलेंगे, तो एक वो डर हमेशा रहेगा कि वीकेंड पर क्या बड़ी पोजीशन रखनी चाहिए। तो जो कुछ भी कल की तेजी उसमें कंट्रीब्यूशन शॉर्ट कवरिंग की तरफ से ज्यादा है। फ्रेश खरीदारी को लेकर कॉन्फिडेंस शायद अभी भी आता न दिखे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि फेड की एक बार मीटिंग निकल जाए,
उसके बाद बाजार पर डायरेक्शनल कॉल लिया जाए। तो मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है ऊपर के लेवल पर, तो ऐसे में थोड़ा दबाव वाला सेशन रह सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी कमजोरी हो वैसा भी नहीं लग रहा। तो रेंज बाउंड ट्रेड रहने की आशंका मानकर चल सकते हैं आप बाजार में। और 7800 के ऊपर की समाप्ति इस हफ्ते ये इंडिकेशन देगी कि शायद बाजार इन लेवल्स पर थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। खासतौर से कल हमने जिस तरह से फिर से बढ़त देखी है बैंक निफ्टी में, क्या वो बाजार को और भी सहारा दे पाएगा कि हम 7800 के ऊपर टिके? 7800 एक्चुअली क्रूशियल लेवल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरह की पोजीशंस बनी हुई है वो आज उसके ऊपर क्लोज देना, वीकली क्लोज देना जरूरी भी है। लेकिन उसके बावजूद हर्षदा एक दिक्कत ये है कि पिछले हफ्ते में 8000 पे क्लोज दिया और आज अगर 7800 के आसपास क्लोज देते भी हैं तो लगातार 2 वीक इस तरह की कमजोर क्लोजिंग बाजारों के लिए ठीक तो नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से पोजीशंस बनी हुई है पुट्स में, वो एक बड़ा सवाल होगा इस लेवल को होल्ड करने का ट्रेडर्स के लिहाज से। तो आज वैसे देखा जाए तो डिसिसिव पॉइंट वही है कि 7800 के ऊपर आप टिके रहें, तब तक आप तेजी के व्यू में रह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कमजोरी लिमिटेड रहेगी। 7800 के नीचे अगर बाजार ट्रेड करने लगे और डिसिसिव काफी देर तक ट्रेड करने लगे तो फिर आपको अनवाइंडिंग प्रेशर ज्यादा आएगा उन ट्रेडर्स की तरफ से जिनकी तेजी की पोजीशन बनी हुई है, और उन्हें फिर ये डर जरूर रहेगा कि वीकेंड पर क्या हमें अपनी तेजी की पोजीशन रखनी है या खत्म कर देनी है। तो वो एक दिक्कत वाली बात जरूर है। तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कैच 22 रहेगी कि 7800 पर समाप्ति पर क्या वो पोजीशन बाजार में बनी रहेंगी, या फिर लोग ओवर द वीकेंड इसे घर ले जाना चाहेंगे और फिर दोबारा सोमवार को आकर तेजी करें। फिलहाल आज जो फोकस में स्टॉक्स रहेंगे जहां पर सबसे ज्यादा खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो आपके लिए हाजिर करते हैं, और हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम और पूजा। गुड मॉर्निंग। शुरुआत सिप्ला के साथ करना चाहेंगे, जहां पर सूत्रों के अनुसार सिप्ला हेटेरो ड्रग्स के यूएस कारोबार को खरीद सकता है। ये डील लगभग 500 से $550 मिलियन की हो सकती है। आपको बता दूं यूएस कारोबार सिप्ला को सिर्फ 8% कंट्रीब्यूट करता है और इसको एक्सपैंड करने पर सिप्ला लगा हुआ है। एक और फार्मा काउंटर ग्लेमार्क फार्मा भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी GBR830 ने क्लिनिकल फेज 1 पूरा कर दिया है और अब कंपनी का फेज 2 यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर कंपनी के लिए। लुपिन के लिए भी पॉजिटिव खबर, जहां पर कंपनी ने एंटी डिप्रेसेंट दवा को लॉन्च कर दिया है यहाँ पर यूएस मार्केट में। आपको बता दूं ये 40 mg की दवा है। ऑलरेडी ये दवा लुपिन ऑलरेडी 20 mg, 30 mg और 60 mg के वेरिएंट्स को मार्केट में बेचता है और ये अकेला जेनरिक प्लेयर है मार्केट में इस दवा के लिए। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए और एक ओपन होती हुई। SBI का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेगी, जिसका कि इश्यू प्राइस कंपनी ने करीब 274 रुपए प्रति शेयर तय किया है, जिसके जरिए बैंक करीब 5300 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की योजना है। एनबीसीसी के काउंटर पर नजर, जहां पर कंपनी ने अगस्त महीने में लगभग 390 करोड़ के ऑर्डर्स बैक कर लिए हैं अलग अलग क्लाइंट से। साथ ही पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो हाल ही में लिस्ट हुआ है, 26 अगस्त को बल्कि लिस्ट हुआ था, इस कंपनी ने भी IRNFS तमिलनाडु पावर कंपनी से लगभग 86 करोड़ रुपए का ऑर्डर क्लॉक कर लिया है। ये ऑर्डर लगभग 3 साल का है। ज्योति लैब का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर जर्मन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी हेंकेल ज्योति लैब्स में करीब 26% स्टेक खरीदने की योजना बना रही है। हम आपको बता दें कि कंपनी 2011 में इंडिया से एग्जिट कर चुकी थी, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि मार्च 2016 में ये फिर से इस एक्विजिशन के साथ भारत के इंडिया मार्केट में एंट्री करेगी और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 500 से 600 के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अशोक लेलैंड के लिए पॉजिटिव खबर, जहां पर आरबीआई ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 40% तक करने की मंजूरी दे दी है। अभी फिलहाल एफआई की होल्डिंग कंपनी में 20.21% पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एफआई का निवेश यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। गायत्री प्रोजेक्ट्स, यहाँ कंपनी प्रमोटर्स को करीब 16 लाख शेयर 203 रुपए प्रति शेयर पर जारी करेगी और रिकास्ट पैकेज के तहत कंपनी की यहाँ पर 35 करोड़ का लोन जुटाने की योजना है। एमटेक ऑटो का शेयर आखिर में फोकस में रखिएगा, डेफिनेटली वो रडार पे है ही, जिस तरह की भारी गिरावट इस शेयर में दिखाई दे रही है। खबरों के अनुसार कंपनी ने लगभग 17,000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कर दिया है। केयर ने अपनी रेटिंग्स को सस्पेंड कर दिया है और ये जो LIC MF है वो ज्यादातर इसमें होल्ड करते हैं। साथ ही जो एक फंड एक्शन हुआ, इसमें फंड्स की तरफ से बिकवाली हुई है। स्विफ्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मॉरिशस कंपनी ने लगभग 87 लाख शेयर्स बेच दिए हैं 36 रुपए प्रति शेयर पर। वही बार्कलेज कैपिटल मॉरिशस ने कंपनी के लगभग 12 लाख शेयर्स बेच दिए हैं।
तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। शुक्रिया सोनम और पूजा इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे हम आपको बताएंगे निफ्टी में आज आपकी ओपनिंग रणनीति क्या होनी चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी 7824 पर ट्रेड कर रहा है और यहां पर हम बात करेंगे हमारे जानकार किरण जाधव से। उनसे जानेंगे उनकी टॉपिक्स क्या है आज की ट्रेड के लिए। इसके अलावा और भी ट्रेडिंग एक्शन के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रखे जा सकते हैं जहां पर आज फायदा मिलेगा, ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीबीसी आवाज पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज कुछ खास तेजी के संकेत नहीं है। यूरोप में भले ही बढ़त देखने को मिली हो, अमेरिकी बाजार में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली हुई। अंत में एकदम सपाट ट्रेड और एशियन मार्केट में हल्की गिरावट के साथ शुरुआत हो रही है। याद रखिए आज फिर चाइनीज मार्केट बंद है। एसजीएक्स निफ्टी 7800 के आसपास की ओपनिंग की शुरुआत के संकेत दे रहा है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के डायरेक्टर और सीईओ किरण जाधव, और उनसे समझते हैं आज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। किरण, कल हमने देखा 7800 के ऊपर हम निकल तो पाए, लेकिन आज फ्राइडे के सत्र में इस लेवल को होल्ड करना कितना अहम है और आज क्या सलाह होगी निफ्टी ट्रेडर्स के लिए? हर्षद जी मॉर्निंग। बेसिकली कल का जो मूव हमने देखा उसमें वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं थे, तो मेरे ख्याल से कल की मूव सिर्फ पुल बैक रैली के तौर पे देखनी चाहिए, उसमें कुछ बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं करना चाहिए। आज के लिए ट्रेंड डिसाइडर लेवल 7800 ही होगा जैसे आपने कहा, और 7800 के नीचे अगर हम कंसिस्टेंटली स्पॉट निफ्टी ट्रेड करता है तो बहुत बड़ी वीकनेस देखने को मिल जानी चाहिए। तो अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है तो सेल मोड में ही चलना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 7730 से लेके 7750, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इन लेवल्स के करीब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 7840 से लेके 7860 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 7750 के करीब आपके देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो थोड़ी बहुत फिसलन आती हुई दिखाई दे सकती है। किरण, ऐसे में फिर क्या स्टॉक्स में बिकवाली की पोजीशन आप लेंगे? क्या है आपके दो कॉल्स? दो केमिकल स्टॉक्स है जहां पे हमने बहुत अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखी है। पहले जेबी केमिकल्स है जहां पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा सपोर्ट था करीबन 277 का जो कि पहले रेजिस्टेंस था, और इसके कारण आपको स्टॉप लॉस करीबन 274 का रखना चाहिए और एक छोटा सा हल्का रेजिस्टेंस है 298। अगर इसके ऊपर चलता है तो आपको 319 का टारगेट इमीडिएटली देखने को मिल जाना चाहिए। दूसरा है यूनिकेम लैब्स जहां पे आपको स्टॉप लॉस 290 का रखना चाहिए और 327 का टारगेट होगा। ओके, तो यूनिकेम और साथ ही साथ जेबी केमिकल्स ये इनफैक्ट रेडार पर है किरण के, जहां पर तेजी के सौदे आते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया किरण इस जानकारी के लिए। तो ये दो कॉल्स जहां पर जेबी केमिकल्स और यूनिकेम में तेजी की सलाह किरण ने दी है। बाकी जानकारों के रेडार पर कौन से ट्रेड्स हैं और किस तरह का फिर रुझान आज आप अपना सकते हैं, वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या बाकी ट्रेड्स भी तेजी के ही हैं या फिर कुछ मंदी के सौदे भी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, ज्यादातर हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो तेजी के ही सौदे दे रहे हैं, कुछ एक मंदी के सौदे भी यहाँ है। सबसे पहले CME-Bhumik.com की CME-Bhumik के कॉल्स के बारे में बात करें तो इंट्राडे कॉल्स है, ये दो स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दे रही है। HPCL में 815 के लक्ष्य इन्होंने सुझाए हैं, इंट्राडे में खरीदारी करके चले। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल में भी खरीदारी की सलाह दे रही है, 419 के लेवल्स ये देख रही है इंट्राडे में, तो ये दो कॉल्स पे आप नजर रखें। इसके अलावा बोनाजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा ने बिकवाली की सलाह दी है कावेरी सीड्स में। आपको याद होगा कल स्टॉक में 6% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी और इनका कहना है कि 472 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो स्टॉक ने तोड़ा है। 410 तक ये स्टॉक आगे गिर सकता है, तो भारी बिकवाली इसमें आपको देखने मिल सकती है, तो इस स्टॉक में नजर रखें। इसके अलावा मारुति में ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, कहते हैं कि टेक्निकल जो लेवल्स है इसके काफी बेहतर लग रहे हैं, इसके लिए 4290 के लेवल्स ये सुझा रहे हैं। यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखें तो 150 रुपए का अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। और दरअसल मारुति का जो काउंटर है वो हमारे एक्सपर्ट्स का एक कंसेंसस बाय है, क्योंकि मोहित गाबा भी मारुति में ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और इतने ही टारगेट इन्होंने भी यहां सुझाए 4250 के। वहीं मोहित गाबा LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि अच्छा खासा आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन काउंटर में देखने मिल सकता है। 438 के प्राइस टारगेट इन्होंने इस काउंटर पर सुझाए हैं।
तो यहाँ पर ज्यादा तेजी के ही कॉल्स आज के सत्र में या आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज हमारे जानकारों ने आपके लिए खास चुनी है सुबह सवेरे। शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। लेकिन एक चेक कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स के लिए भी, जहां पर कल हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 4% तक की बढ़त दिखाने में कामयाब था, हालांकि अंत में कुछ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड के दाम $50 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। नाइमेक्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एशियन ट्रेड 4662 पर कारोबार कर रहा है। अमेरिका में आज बहुत ही करीबी नजर से देखना होगा कि जॉब डेटा कैसे रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही हम देखेंगे वो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है। उस लिहाज से सोने के अगर आप ट्रेड्स देखें, कल के सत्र में कुछ हल्की गिरावट देखने को मिली थी, 1121 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दिया। और एशियन ट्रेड में भी आप देखें करीब $1 तक का नुकसान देखने को मिला है। डॉलर कैसे ट्रेड कर रहा है रुपए के मुकाबले, हमने देखा यहाँ पर कुछ गेन्स आते हुए 66.24 के आसपास तक के लेवल्स। अनुज गुप्ता हमारे साथ है, एंजल कमोडिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट। अनुज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चा तेल बताइए, कल जो हल्की नरमी देखने को मिली है, क्या आगे और भी दबाव देखने की संभावना, या फिर 50 और 45 नाइमेक्स पर ये थोड़े से स्टेबल लेवल्स हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा। अगर हम देखें तो जिस तरह का ट्रेंड कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे एक बाइंग क्रूड में देखने को मिली है। हालांकि कल एक प्रॉफिट बुकिंग भी थी हायर लेवल से, बट अगर हम देखें तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यू मार्केट से देखने को मिला है। तो मेरा व्यू यही है कि क्रूड के अंदर इंट्राडे सेशन में बाइंग करके ही चलें करीबन 3000 के आसपास, और ऊपर टारगेट करीबन 3100 रुपए तक देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट से जो पॉजिटिव व्यूज आए और जो एक्सपेक्टेड है कि जो जॉब डेटा आज थोड़ा पॉजिटिव आ सकता है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से क्रूड को और सपोर्ट मिल सकता है। सोना, उधर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है कि हमने देखा है कि कल प्राइस हायर लेवल से करेक्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन जो है वो अभी भी ऑन द बोर्ड है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे बिकवाली हो सकती है। तो गोल्ड के अंदर हमारा अभी भी कॉल सेल का रहेगा। तो करीबन 26,500 के आसपास बिकवाली करके चलें, नीचे टारगेट करीबन 26,200 तक देखने को मिल सकते हैं। वही करेंसी मार्केट के ट्रेड के लिए अब आपकी क्या सलाह होगी? कल के सत्र में देखा 66.24 के आसपास डॉलर टिका है, रुपया टिका है। बिकवाली करके चलना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव बना है। तो मुझे लगता है कि 66.60 पे बिकवाली करें, नीचे करीबन टारगेट 66.20 तक देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यह वो कमोडिटी मार्केट के ट्रेड्स जिस पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे भारतीय बाजारों में या फिर ग्लोबल मार्केट्स में क्या वो बड़ा डर है जिससे एक बार फिर झटका लग सकता है। क्या है शमीता, इस पर नजर ब्रेक के बाद। भारतीय बाजारों में कल भले ही जोरदार तेजी देखने को मिली हो, लेकिन आज फिर आप देखिए क्यूज जो है थोड़ी सी नरमी के ही देखने को मिले हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा बाजारों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और अब भी यहां पर एक और एक बड़ी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में ऐसा माना जा रहा है कि शमीता की वजह से बाजार एक बार फिर खतरे की ओर बढ़ रहा है। तो आखिर क्या है ये शमीता, और इसकी सब लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्यों आपको सावधान होना चाहिए, इसी को समझते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी। नीरज, सबसे पहले अगर बताएं ये शमीता आखिर है क्या? देखिए, एक शब्द है शमीता जिससे इस समय पूरी दुनिया में डर फैल गया है। जितने भी तरीके के ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो इस शब्द को लेकर के तो बातचीत कर रहे हैं और उससे इनको डर लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूं। शमीता एक्चुअल में यहूदियों का एक वर्ष होता है, ये जो हर 7 साल में 1 साल इनका आता है, जिसको नल पीरियड आप कह सकते हैं। कि उस वर्ष में ये लोग, जैसे हिंदुस्तान में हिंदुओं में है कि श्राद्ध का एक पीरियड होता है, उस समय कोई नई बाइंग नहीं करते, कोई नई चीज इस्तेमाल नहीं करते। वैसे ही जो इनका जो शमीता वर्ष होता है यहूदियों का, उस साल में ये लोग कोई इन्वेस्टमेंट या कोई चीज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बाजार से रिलेटेड कोई नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, कोई परचेज भी नहीं करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट पहले से है उसको विड्रॉ करते हैं, उसको रिडीम करते हैं। इसलिए हमेशा से ये साल मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए बड़ा खराब रहा है। ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली फैक्ट के साथ इसको देखा गया। इसलिए शमीता को लेकर के पूरी दुनिया में इस समय डर है। वहां खेती नहीं होती, कटाई बुआई नहीं होती, खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। ये है शमीता, और ये यहूदियों का है जो 7 साल में एक बार आता है। जो डेट आपने पूछा वो पिछले साल
25 सितंबर 2014 से शुरू हुआ था और इस साल 13 सितंबर 2015 को शेमिता वर्ष कंप्लीट होगा। तो नीरज, जैसे आपने कहा कि 13 सितंबर को शेमिता पूरा होने जा रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्या बाजारों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगी? एक और तगड़ा झटका लगेगा जो बाजार को इस समय डरा रहा है? आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो इंपॉर्टेंट है कि 13 सितंबर को शायद इतना बड़ा झटका लग सकता है कि उसकी रिकवरी में, उसको पूरा करने में बहुत ज्यादा वक्त लगे, इसलिए इसमें बड़ी चिंता जताई जा रही है। क्योंकि जो शेमिता है उसका डर इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उस दिन बड़ी मार्केट में क्रैश हो सकती है, इकोनॉमी में बहुत दिक्कत हो सकती है। सिम्टम्स आप पहले से देख रहे हैं। चाइना में क्या चल रहा है, फेड रेट बढ़ाने की कगार पे है। 17 सितंबर को उनकी बैठक में ये फैसला लिया जाना है, इसलिए इसको है। और डर क्यों है? हिस्टोरिकली आप देखिए तो 29 सितंबर 2008 को जो शेमिता वर्ष था और ये तारीख थी जिस दिन वो खत्म हो रहा था, उस दिन सबसे बड़ी गिरावट अमेरिकी बाजार में आई थी जब डाउ जोन्स 800 पॉइंट गिरा था। इससे पहले के भी अगर आप वर्षों को देखेंगे तो 2001 में था, 2008 में था, उससे और आप पीछे अगर चले जाएं तो आपको 1966 में भी वही डर दिखेगा, 1973 में हुआ था, फिर 94 में हुआ। तो हर 7वें साल में आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखेंगे। देखिए 1966 में वियतनाम युद्ध हुआ था, वो एक बहाना हो सकता है, बड़ी गिरावट आई थी। फिर 1973 को जब आप देखेंगे तो उस दिन भी मार्केट में बड़ी गिरावट आई, आर्थिक मंदी हुई और अरब इजराइल के बीच में एक युद्ध हुआ था जो उसका कारण बताया गया। 1987 में आप देखिए ब्लैक मंडे था, बड़ी गिरावट आई थी। 19 अक्टूबर को जो शेमिता वर्ष था, बॉन्ड मार्केट पूरी तरीके से गिर गया था, रूस और चेचन्या का युद्ध उसका कारण बना था। 2001 में सबको मालूम है कि एक बहुत खराब दिन अमेरिका के लिए था, 9/11 जैसी घटना हुई थी, उसके बाद मार्केट में क्रैश हुआ था। 2008 की बिकवाली, ये गिरावट आज तक हम भूले नहीं है। और 2008 में आप 7 साल जोड़िए तो 2015 होता है और 13 सितंबर की तारीख कुछ ही दिन पीछे है। शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। लेकिन लकीली 13 सितंबर एक संडे है, हालांकि इसका डर यह है कि उसके पहले एक सेल ऑफ आ सकता है या फिर उसके बाद 14 सितंबर को वो झटका लग सकता है। तो शेमिता का खौफ बाजारों में शायद आगे बरकरार रहेगा। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने 7824 पर हल्की सी नरमी के साथ संकेत देखने को मिल रहे हैं। आज शायद भारतीय बाजारों में शुरुआत थोड़ी फीकी जरूर रहेगी, लेकिन कौन से स्टॉक्स आपको फायदा कमा के देंगे इस तरह के मार्केट में भी, इसी पर हमारी खास पेशकश और आपका सबसे पसंदीदा शो हम आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020 इस छोटे से ब्रेक के बाद, जहां पर आपको मिलेंगे आज के 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज नीरज और आशीष के साथ। बने रहिए दिल्ली से आवाज पर।